चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो आपका क्या रहा, पहले ये बताएं। सर, मेरा प्रारंभिक शिक्षा तो प्रोजेक्ट गर्ल झारखंड एग्जामिनेशन सेकेंडरी बोर्ड रांची से हुआ है। अच्छा अच्छा। और फिर मेरी ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई यहीं केबी वुमेन्स कॉलेज हजारीबाग झारखंड से हुई है। अच्छा, आपने पॉलिटिकल साइंस में किया आपने? जी सर। तो पॉलिटिकल साइंस में आपने किया ग्रेजुएशन, उसके बाद आपने क्या किया आपने? उसके बाद रूरल डेवलपमेंट में भी किया, जैसा कि आपका जी सर। तो उसके बाद आप जॉब में भी हैं? जी, जॉब मैंने किया है सर। 2013 से 2015 तक मैं जॉब में रही हूँ। अच्छा, उसके बाद आपने 15 के बाद आप कुछ 2016 से फिर मैं बिहार सिविल सर्विसेज की तैयारी में लगी। तो आपने क्यों छोड़ दिया इस जॉब? सर, उस जॉब से मतलब कि मुझे ये प्रेरणा सिविल सर्विस में आने की प्रेरणा मिली सर, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब था सर। और उसमें ज्यादा फ्यूचर ब्राइट नहीं था, लेकिन हाँ, वहाँ से मुझे सीख मिली कि अगर मैं सिविल सर्विसेज में जाऊंगी तो मैं बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड। तो आप मुझे ये बताएं कि पॉलिटिकल साइंस में आपका रहा है, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। और रूरल डेवलपमेंट से आपने पीजीडी में क्या किया है, तो वहीं से शुरू करता हूँ। तो ये मुझे बताइए कि रूरल डेवलपमेंट में एक जो ग्रास रूट लेवल पर जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं? क्या सर? रूरल डेवलपमेंट के लिए ग्रास रूट लेवल पर जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? वो तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास जो संस्थान है हैदराबाद में है, वो क्या? नहीं, वो योजना और कोई संस्थान के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ, संवैधानिक संस्था की बात कर रहा हूँ। तो ग्राम के स्तर पर संवैधानिक संस्था कौन है? सॉरी सर, मुझे ग्राम पंचायत, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत है पॉलिटिकल ये बॉडीज। तो ग्राम पंचायत जो हमारे यहाँ 3 स्टेजेस पे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ये तीनों जरा डिफाइन करो। जी सर, ये बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पे ये बनी है और त्रिस्तरीय है। नगर निगम, जिला परिषद, नगर निगम और प्रखंड स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। जिला स्तर पे आपका नगर निगम होता है। तो आपने और इसमें आपने बेटा ऐसा है कि आपने जो व्यवस्था है ग्रामीण व्यवस्था और नगरीय व्यवस्था दोनों को मिला दिया। मैंने नगरीय का तो पूछा नहीं, मैंने ग्रामीण स्तर वाला त्रिपंचायती राज व्यवस्था पूछी। तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर कौन सा? पंचायत समिति कहते हैं उसको। जी, पंचायत समिति। और जिले स्तर पर जिला परिषद। अब इन तीनों के जो आपने बताया कि इसमें तीनों की जो इलेक्टेड बॉडी है और जो हमारे अधिकारी जो जाते हैं, ठीक है, इन तीनों बॉडी पे ये कौन कौन से हैं, जरा ये बता दीजिए। सर, जिला परिषद पे तो मेयर होते हैं। जिला परिषद पर मेयर नहीं होते बेटा, आप फिर नगरीय में चली गई। मैंने म्यूनिसिपल से, मैं 73rd अमेंडमेंट के तहत वाली बॉडी की बात कर रहा हूँ, मैं 74th वाले पे बात नहीं कर रहा हूँ। आप दोनों को मिक्स मत कीजिए सर। तो ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर पर तो मुखिया होता है। प्रखंड स्तर पर मुखिया होता है? नहीं, ग्राम पे बटा होता है। हाँ, ग्राम स्तर पे मुखिया होता है। फिर और स्टेट वार्ड मेंबर होते हैं। और स्टेट रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? किसके दस्तखत से पैसा निकलता है? स्टेट स्तर पर
नहीं, वो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है ग्राम स्तर पर? एक तो मुखिया हुआ, इलेक्टेड मेंबर, और जी। गवर्नमेंट का प्रतिनिधि कौन होता है? तो सर मुझे रिकॉल नहीं कर पा रही। पंचायत सेक्रेटरी, पंचायत सचिव अच्छा। होते हैं, उन्हीं दोनों के दस्तखत से पैसे निकलते हैं। इसी तरह से अगर आप प्रखंड स्तर पर आते हैं तो कौन है मेंबर, उसका अध्यक्ष कौन होता है प्रखंड स्तर पर? इसको तो बीडीओ सर होते हैं, बीडीओ साहब होते ग्रामीण हैं। विकास पद। हाँ ठीक है, बीडीओ होते हैं। और इधर जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो कौन से होते हैं? इलेक्टेड ग्राम स्तर पे तो एक प्रमुख होते हैं, पंचायत हाँ, लेवल पर जो हाँ, प्रखंड स्तर पर प्रमुख होते ब्लॉक हैं। प्रमुख होते हैं। गुड, अब आप पहुंच रहे जी, हैं। और जी। जिले स्तर पर कौन होता है? जिले स्तर पे डीएम होते हैं सर, डीएम होते हैं। अध्यक्ष। जी और जिला पार्षद अध्यक्ष होता है। ठीक है, गुड। अब ये बताइए कि ये जिले में इस स्तर के कौन अधिकारी होते हैं जो असिस्ट करते हैं डीएम साहब को, जिसका पद आपके एग्जाम्शन से भी मिलता? जी ICS सर। अधिकारी होते हैं? सर ये बिहार प्रशासनिक सेवा में जो एसडीएम होते हैं वो नहीं बेटा, नहीं बेटा, वो नहीं। पंचायतों के लिए एक अलग अधिकारी होता है। हाँ, पंचायत प्रखंड पंचायत पदाधिकारी हैं। तो प्रखंड स्तर के न हो गए बेटा। वो जी। मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बोला कौन से अधिकारी। सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो नहीं समझ आ रहा है कोई मुझे। बात नहीं, उसमें डीपीआरओ होते हैं, जिला राज पंचायत अधिकारी, डीपीआरओ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब आप मुझे बताइए, आप पॉलिटिकल साइंस से हैं, पहले तो मुझे ये बताइए कि प्रजातंत्र, लोकतंत्र जिसको बोलते हैं, तो लोकतंत्र एवं गणतंत्र में क्या अंतर है? सर लोकतंत्र में हम अपने जो प्रतिनिधि है, प्रशासक, उसे प्रत्यक्ष रूप में चुनते हैं, और गणतंत्र में प्रजा के द्वारा उन्हें चुना जाता है। और गणतंत्र में सर ये होता है कि हमारे जो शासक है वो वंशानुगत नहीं होते हैं, उन्हें प्रजा द्वारा चुना जाता है। तो गणतंत्र में यह है कि अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, संविधान आपने पढ़ा है, हमारा संविधान को क्वेजी फेडरल कहा गया, अर्ध संघीय कहा गया। ये क्वेजी फेडरल क्या है? सर ये संघात्मक शासन व्यवस्था हम कनाडा के संविधान से लिए हैं, लेकिन ये इसमें मतलब कि पूरा संघ को शक्ति नहीं दी गई है, कुछ राज्यों को भी शक्ति दी गई है, इसलिए इसे अर्ध संघिक कहा गया है। तो जो बंटवारा किया गया शक्तियों का, वो कहाँ है संविधान में, कहाँ है? क्या पूछे सर आप? मैंने कहा कि शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है वो किस प्रकार किया गया है, संविधान की किस अनुसूची में उसको रखा गया? सर संविधान की 7वीं अनुसूची में कार्यों का बंटवारा किया गया है। संघ सूची में 97 विषय थे पहले, और अब 100 विषय हैं शायद। और राज्य सूची में पहले 52 थे, अभी उनका 66 भी हुआ था। और फिर एक समवर्ती सूची है, तो इसमें समवर्ती 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य की शक्ति का बंटवारा किया गया है। वो कौन सा समय होता है जब सारी राज्य की सूचियां, समवर्ती सूचियां, इन सब पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को हो जाता है? वो कौन सी स्थिति ऐसी होती है? सर जब राष्ट्रीय आपात लगता है सर, 352 के आर्टिकल 352 के अंतर्गत। वेरी गुड। और ये बताइए कि जो संविधान का जो प्रहरी कहा गया है अनुच्छेद 13 को, ये जी संविधान का प्रहरी का मतलब होता क्या? सर संविधान आर्टिकल 13 में कहा गया है कि संविधान विधि का संरक्षण करना, क्योंकि संविधान में मतलब कि जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने जो मूल संविधान बनाया था, तो उसमें
सारे चीजों को डाला गया, लेकिन जब सब परिस्थितियों के अनुसार भी कुछ चीजें हम संविधान में जोड़े जा सकते हैं, जैसे कि समाजवाद और पंथ निरपेक्ष अखंडता ये नहीं थे, तो फिर बाद में इसे जोड़ा गया। तो इसीलिए विधि का संरक्षण की आप ऐसी कानून मतलब कि ऐसा संविधान में नियम बना सकते हैं जो उसके समानार्थक हो, ना कि उसके विपरीत हो। तो कोई उनका जो बना के गए हैं संविधान, उसमें कोई गलत तरीके से नहीं जोड़ा जाए, इसलिए इसको संरक्षण दिया गया आर्टिकल 13 में। अच्छा, इसको न्यायिक पुनर्विलोकन का जो कहते हैं, संवैधानिक न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार, जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशनल, वो पावर इसमें दिए गए हैं। ठीक है, अब ये बताइए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो जाए, ठीक है, तो हम कहाँ जाएंगे? सर हम सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ये में किस आर्टिकल के तहत जाते हैं? सर हम उच्चतम न्यायालय के पास जाएंगे। उच्चतम न्यायालय के पास किस आर्टिकल के तहत जाते हैं? आर्टिकल 32 के तहत। और हाई कोर्ट नहीं जा सकते? सर हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, कितने? लेकिन नहीं, संविधान का सर मौलिक अधिकार का संरक्षण का दायित्व उच्चतम न्यायालय को दिया गया है। हाई कोर्ट को नहीं है? सर हाई कोर्ट को भी है। हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के अंतर्गत। 226 के अंतर्गत में। अब मुझे ये बताइए कि अगर हम जाते, मेरा वायलेशन होता, अगर हम गए सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? सर उसकी सुनवाई करेगी। नहीं, सुनवाई तो करेगी, वो क्या करती है? मेरे जो केसेस होते हैं उसके संबंध में जिस व्यक्ति ने मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन किया है, उसके विरुद्ध वो क्या कार्रवाई करती है? सॉरी सर, मैं कुछ 32 के तहत रीट जारी करती है। 5 रीट होते हैं। हाँ, 5 रीट है। हाँ, तो पांचों रीट बताइए तो क्या क्या होता है? बंदी प्रतिच्छीकरण, ठीक है, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, और शायद आखिरी एक रिकॉल नहीं हो रहा है सर। परमादेश जी। ठीक है, अब ये मुझे बताइए कि इसमें प्रतिषेध और उत्प्रेषण, यानी कि प्रोविजन और सेटेलरी, इन दोनों में डिफरेंस क्या? दोनों में विभिन्नता पूछ रहे हैं सर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कब जारी की जाती है ये, और किसके विरुद्ध जारी की जाती है? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पाए। अच्छा, कोई बात नहीं। आप ये बताइए, चूंकि आप उधर काम भी की हैं, रूरल सेक्टर में भी काम किए हैं, मैं पढ़ी हैं आप रूरल डेवलपमेंट में। ऑडिट एक शब्द होता है, एक सोशल ऑडिट एक शब्द होता है। ये ऑडिट और सोशल ऑडिट में क्या अंतर है? सर ऑडिट तो उनका सब तो निरीक्षण होता है सर। जैसे मैं भी जो रूरल डेवलपमेंट में जो काम की थी, तो उसके लिए अथॉरिटी आती थी, और जो हमारे जो हेड ऑफ ऑफिस थे कैपिटल में, तो उनके द्वारा एक ऑथराइज ऑडिट में कमेटी भेजी जाती थी। तो हमारे कार्यों का निरीक्षण किया जाता था कि हमने क्या कार्य किया है, कितना कहाँ तक कार्य प्रोग्रेस में है और क्या काम हुआ है। उसके बाद उसकी रिपोर्ट दी जाती थी कि वो कार्य सही तरीके से किया गया है या नहीं। तो ऑडिट का मतलब तो निरीक्षण करना ही है सर। सोशल ऑडिट का मैं नहीं समझ पाई। चलिए, अच्छा, जो आजकल बहुत हमारे मुख्यमंत्री को बहुत दिनों से सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, और भी सुशासन का जो है बहुत माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा भी बहुत प्रचार किया जाता कि हमने सुशासन दिया। ये सुशासन होता क्या है बेटा? शासन पूछे सर या प्रशासन? सुशासन, कुशासन, सुशासन, सुशासन,
हमारे सुशासन। हाँ, हमारे मुख्यमंत्री सुशासन बाबू कहे जाते हैं। जी सर, सुशासन का तो मतलब है कि जो हमारे प्रशासक है वो शासन व्यवस्था को बहुत सही तरीके से चला रहे हैं और नहीं, सारे काम बहुत अच्छे सही तरीके से किए सही जा रहे हैं। तरीका क्या होता है प्रशासन में? सही तरीका की तो डिफाइन करो ना, कि सही तरीका क्या है। उचित उचित नहीं बता पा रहे। कार्यों का जो कार्यान्वयन है वो उचित ढंग से किया जाए तो वो सुशासन में वो आएगा ना सर। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, संविधान में श्रम संबंधी कहाँ कहाँ उपबंध किए गए? जी सर, संविधान में श्रम संबंधित तो सर अगर हम देखे जाए तो आर्टिकल 15 से ही शुरू होता है। 14 से पहले तो समानता का अधिकार मिलेगा 14 में, फिर 15 में फिर धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा और आर्टिकल 16 में कार्यों का मतलब निष्पादन किया गया है सभी के लिए। और आर्टिकल 23 जो हमारे श्रम से कल्याण से ज्यादा संबंधित है, बलात् श्रम नहीं कराया जाएगा बच्चों या महिलाओं से। और 24 में भी बच्चों और महिलाओं के लिए है। और आर्टिकल 41 में सभी के लिए काम का अधिकार। आर्टिकल 42 में प्रसूति प्रावधान है महिलाओं के लिए। आर्टिकल 43 में है कुटीर उद्योग से लेके जिसमें श्रमिकों के कार्य का निष्पादन होगा। और आर्टिकल 43 में भी श्रमिकों के संरक्षण के का प्रावधान है सर। चलिए, मुझे ये बताइए, लेबर कोड का नाम सुनी है? ये लेबर कोड क्या होता है? सॉरी सर, मैं लेबर कोड। हाँ, लेबर कोड। वर्तमान सरकार ने लेबर कोड जारी किया है। ये लेबर जी कोड क्या सर। होता है? लेबर कोड जो सर अभी तो हाल में बहुत था कि जो 44 श्रम विधान थे उसको 4 कोड में बदल दिया गया हाँ, है। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, यही लेबर कोड है। ये 4 कोड क्या क्या है बता सकते हैं? सर याद नहीं आ रहा है। चलिए, एक कोड का मैं नाम लेता हूँ, वेज कोड। पढ़िए हैं क्या होता है ये वेज कोड? हाँ, वेज कोड है, एक सामाजिक सुरक्षा कल्याण कोड है। और एक औद्योगिक व्यवसाय में मतलब सब पूरा अच्छे से रिकॉल नहीं हो रहा है। औद्योगिक संबंध पर कोड है। चलिए, ये वेज कोड के बारे में बता सकती हैं? वेज कोड क्या है? सॉरी सर, वेज कोड नहीं याद है। अच्छा, ये एक बीड़ी सिगार अधिनियम के तहत में घर खाता श्रमिक का आया है नाम। ये घर खाता श्रमिक कौन होते हैं? घर खाता श्रमिक वो श्रमिक होंगे जो घर में काम करते हैं सर, जिनका कोई मतलब जिनको कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। नहीं, आप अंदाजा लगा रही हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, प्रोटेक्टेड लेबर जानती हैं? संरक्षित श्रमिक किसे कहते हैं? जी, संरक्षित श्रमिक। हाँ बताइए, प्रोटेक्टेड लेबर की संरक्षित श्रमिक किसे कहते हैं? सर औद्योगिक विवाद जो अधिनियम 1947 है उसके अंतर्गत कुछ श्रमिकों को संरक्षित श्रमिक की श्रेणी में रखा जाता है, जिनको ना हटाया जा सकता है और ना ही उन्हें निकाला जा सकता है काम से। ये उन श्रमिकों की ऐसे श्रमिकों की संख्या कितनी होती है? ऐसे श्रमिकों की संख्या कम से कम जितने श्रमिकों की जितनी उद्योग में जितनी श्रमिकों की संख्या उसका 1% होता है और कम से कम 5 और अधिक से अधिक 100 से अधिक नहीं हो सकते। अच्छा, ये बताओ, न्यूनतम मजदूरी, निर्वाह मजदूरी और उचित मजदूरी, ये तीनों को डिफाइन करो बेटा। तो सर न्यूनतम मजदूरी वो है जिसमें श्रमिक जो कार्य करते हैं तो
उनका मतलब उनको इतना पारिश्रमिक दिया जाए कि वो अपने न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अच्छा। और उचित मजदूरी वो है कि जिसमें पारिश्रमिक के अलावे वो अपने जो भी काम करते हैं, जो उनका एक्स्ट्रा है शिक्षा से संबंधित या मनोरंजन से संबंधित, उस उनका मजदूरी इतना हो कि वो अपने बच्चों को वो भी सारी से फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। अभी बिहार सरकार ने नई श्रम नीति बनाई है। ये इस श्रम नीति का मेन फोकस क्या? सर, अभी जो कोविड-19 की वजह से जो अर्थव्यवस्था हमारी अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ा है और प्रवासी मजदूर जो वापस आए हैं, तो उसके लिए ये श्रम विधान में ये संशोधन किया गया है अभी कि कार्यों के घंटे को बढ़ा दिया गया है। जो 9 घंटे थे उसे 12 घंटा कर दिया गया और जो साप्ताहिक 60 घंटे थे उसे 72 घंटे कर दिया गया है। लेकिन कई राज्य हैं जो ओवर टाइम का कॉस्ट नहीं, ओवर टाइम का वो उन्हें पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, लेकिन बिहार सरकार ने ऐसा नहीं किया है। बिहार सरकार ने जो भी ओवर टाइम करेंगे उन्हें उनका पारिश्रमिक देना पड़ेगा। इससे क्या लाभ होगा, क्या होगा? सरकार ऐसा क्यों की है? सर, इससे ये लाभ होगा कि अभी जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें रोजगार की भी जरूरत है, और दूसरा जो हमारी अर्थव्यवस्था पे बुरा प्रभाव पड़ा है, तो उससे राजस्व, ये जो कार्य लिए जाएंगे अधिक, तो उसमें अधिक उत्पादन होगा और अधिक प्रोडक्ट उसकी जो डिमांड होगी, तो उस हिसाब से इसमें राजस्व में भी इसे फायदा होगा सर, इसलिए ये नियम बनाए गए। अच्छा, ये हमारे यहाँ गरीबी के माप के लिए, मेजरमेंट के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? सॉरी सर, रिकॉल नहीं करी। ये देखो, दो तरह की विधि होती है। एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है, एक जो निरपेक्ष जिसको बोलते हैं, और एक सापेक्ष रिलेटिव पॉवर्टी होती है। तो हम लोग के यहाँ मापने की कौन सी विधि है? निरपेक्ष है कि सापेक्ष? सर, सापेक्ष ही है। सापेक्ष है। हेड काउंट मेथड समझती हो? नहीं सर। अच्छा, कोई बात नहीं। पेपर पढ़ती हो? जी। कौन सा पेपर पढ़ती हो? सर, दैनिक जागरण। दैनिक जागरण के मुख्य संपादक कौन है? सॉरी सर, नहीं मालूम मुझे। अच्छा, आज पेपर पढ़ा आपने? जी। तो आज के पेपर में कोई एक अंतर्राष्ट्रीय खबर बताओ, कोई एक राष्ट्रीय खबर बताओ, और कोई एक राजकीय खबर बताओ। तीनों खबर बताओ। सर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे तो है कि दक्षिण चीन सागर पे चाइना ने जो अपने 2500 जो वो पोत वहाँ रखे हुए हैं, तो इसे भारत सरकार ने भी भेजा है वहाँ पे अपना एक पोत, और अमेरिका इसे काफी मतलब नाखुश है, और वो युद्ध की स्थिति जैसे स्थिति पैदा हो रही है चीन और अमेरिका, ये दक्षिण चीन सागर को लेकर, क्योंकि चाइना दक्षिण चीन सागर को पूरा अपना बताता है, जबकि ऐसा है नहीं। और नेशनल लेवल पे सर है कि कोरोना का जो है सर, कोरोना का बोल सकते हैं? हाँ, बोलिए बोलिए। सर, कोरोना विश्व स्तर पर 2.5 करोड़ के पार चल गया है सर, और भारत लेवल पे 36,000 के आंकड़े पार कर चुके हैं, और लगातार चौथे दिन भी 75,000 से अधिक एक दिन में मामले सामने आए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इतना ज्यादा क्यों स्प्रेडिंग हो रही है? सर, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शुरुआती तौर पे जब हमें इसके लिए सुरक्षा के प्रावधान करने चाहिए थे, वो सही समय पे नहीं क्रियान्वित हो पाए थे, और जब हुए तब तक काफी संख्या बढ़ गई, और फिर जब प्रवासी मजदूरों का भी आगमन हुआ, तो इस वजह से सर धीरे धीरे ये बढ़ते ही जा रहे हैं। अच्छा, कोविड का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? सर, रिकॉल नहीं कर पाई। अच्छा, ये
कोविड के टेस्ट होते हैं, 3 तरह के टेस्ट होते हैं, बता सकती कौन कौन टेस्ट होते हैं? अभी तो सर एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं। सबसे बढ़िया टेस्ट कौन माना जाता है, सबसे सटीक? सॉरी सर, इस बारे में नहीं पता मुझे। अच्छा, कोई बात नहीं। और कोई राजकीय खबर बताओ। सर राजकीय खबर नहीं पढ़ पाई हूँ। अच्छा बताओ, ये गंगा उद्धव योजना कल के पेपर में था, ये क्या है गंगा उद्धव योजना? सर मुझे नहीं जानकारी, नहीं पढ़ पाई। अब सर जुड़ गए हैं, मैं सर को आग्रह करूंगा आपसे पूछें। सर प्लीज। जी, आप वन विभाग में कर रहे थे? जी सर। आप मुझे बताएं कि बिहार में वनाधिकार क्षेत्र कितने हैं, मतलब वन की प्रतिशत कितनी है? सर 7.1% है। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस जिले में है और सबसे कम? सॉरी सर, इसकी जानकारी नहीं। आप मुझे ये बताएं कि अभी हाल ही में अभी बिहार सरकार की एक स्कीम में हुनर योजना क्या है? सर हुनर योजना में मतलब कि युवाओं को प्रशिक्षित देने के लिए वो बिहार सरकार कुछ सहायता राशि उपलब्ध कराती है और उन्हें प्रशिक्षण देती है, जिनसे वो स्किल डेवलपमेंट करे और कुछ रोजगार वो शुरू कर सके। आर्टिकल 370 क्या है? सर आर्टिकल 370 तो जम्मू कश्मीर का जम्मू कश्मीर से संबंधित था, जिसे 5 अगस्त 2019 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उसे निरस्त कर दिया है और अब जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख दोनों को केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश। तो किस अमेंडमेंट के तहत हुआ है संवैधानिक? सॉरी सर, याद नहीं है। कोई बात नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि आत्मनिर्भर भारत योजना क्या है ये? सर आत्मनिर्भर भारत हमारे जो कोविड पे 19 के वजह से जो अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ा है, तो इसके लिए भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया है कि जो हम आयात करते हैं चाइना से या फिर और भी विदेशों से सामान, तो हम वो सारे चीज अपने ही भारत में ही क्यों ना उत्पादन करें। इसके लिए भारत सरकार ने 20,000 करोड़ का राशि दी है और लोकल टू वोकल पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो बिहार में क्या संभावनाएं हैं? सर बिहार में ज्यादातर हम कृषि क्षेत्र में ज्यादा इसका यूज कर सकते हैं सर। अच्छा, और आप मुझे ये बताएं कि वन विभाग में जो है बिहार में, अभी झारखंड बनने के बाद वो चला गया, कोई जनजाति समूह का नाम बताएं जो बिहार में वन को रक्षित करने में काफी सहायता है उसकी। सॉरी सर, मुझे याद। तो कोई बात नहीं है। आप मुझे बताएं कि अल्पसंख्यक समुदाय में कितने वर्ग हैं अभी? सॉरी सर, नहीं पता। कोई बात नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है? सर बिहार दिवस तो 22 मार्च को। ठीक है, गुड गुड। और आप मुझे ये बताएं कि भारत नेपाल संबंध के बारे में आप बताएंगे और चाइना की इसमें भूमिका? जी सर। सर भारत नेपाल के संबंध तो शुरू से अच्छे रहे हैं, लेकिन अभी हाल के दिनों में जो उत्तराखंड के पास जो अमरनाथ यात्रा के लिए भारत सरकार ने जो सड़क बनाई है, उसको लेकर नेपाल ने आपत्ति। कहां से कहां सड़क बनाई है?
माना लिपुलेख दर्रा के पास ये सड़क बनी है सर। और कहाँ को ये जाएगी, जोड़ेगी? सर ये याद नहीं आ रहा है मुझे। हाँ तो फिर क्या हुआ? हाँ आप बताएं, आप फिर इसमें। तो वो सड़क जो निर्माण हुआ है सर, इसलिए नेपाल ने वो विरोध जाहिर किया है कि भारत सरकार ने जो सड़क निर्माण किया उनके एरिया में बना दिया है, जबकि ऐसा नहीं है वो अभी। और इसी को लेके वो जो नया नेपाल ने अपने संविधान संशोधन करके नया मानचित्र जारी कर दिया, जिसमें भारत की लिपुधुरा और काला पानी और लिपुलेख को अपने मानचित्र में बताया जा रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। सुगौली की संधि जो 1816 में हुई थी, उस हिसाब से जो महाकाली नदी है उसका पश्चिमी एरिया नेपाल की सीमा को निर्धारित कर दिया गया था। और अभी जो सड़क का निर्माण हुआ है सर, वो हमारे भारत क्षेत्र में ही हुआ है, लेकिन ये नेपाल ऐसा मतलब कहीं ना कहीं इसका इनडायरेक्टली जो भी है वो चाइना का दबाव है। वो चाइना भी चाहती है कि भारत को वो काउंटर करना चाहती है, और इस वजह से वो चाहे वो ईरान हो चाहे नेपाल हो, उसके मतलब कह सकते हैं कि कंधे पे बंदूक रख के चलाना, वही हाल है चाइना का। मतलब कि सैन्य कार्रवाई सही है कदम? क्या सर? सैन्य कार्रवाई जो चाइना के द्वारा की जा रही है फिर भारत, तो ये आपको सही लग रहा है? नहीं सर, सही तो नहीं है ये। चाइना की तो इसमें गलती है कि हमारे लैंड ऑफ कंट्रोल को वो के अंदर वो चले आ रहे हैं। पहले से ही अक्षिण चीन के ऊपर वो कब्जा कर बैठे हुए हैं, और उसके अंदर भी लैंड ऑफ कंट्रोल के अंदर भी वो घुस रहे हैं। तो ये तो उनकी जाती है सर, ये तो सही नहीं। कंट्रोल है वो? क्या सर? लाइन ऑफ कंट्रोल है या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है सर। और आप मुझे बताएं कि मधेसी क्या है नेपाल में? सर मधेसी जाति है वहाँ की सर, एक जो भारत में भी कितने रहते हैं। नहीं, मधेसी का भारत से क्या संबंध है? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि बिहार में जो है कृषि रोड मैप क्या है? सर कृषि रोड मैप हमारे बिहार में जो है वो 2022 तक निर्धारित की गई है, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन पे ज्यादा जोर दिया गया है। अच्छा, और कोई पॉइंट? जी सर, इसमें जो है चावल के उत्पादन काफी बढ़ोतरी हुई है, गेहूं के उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई है, मक्का के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, जिसके वजह से 2016 में भारत ने बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिला था। अच्छा, और आप मुझे ये बताएं कि बिहार जैसे लैंडलॉक्ड स्टेट जहां की मतलब कोई समुद्री सीमा नहीं है, तो अपने वस्तुओं को कम दाम में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में या भारतीय बाजार में बेचने के लिए क्या स्टेप लेना चाहिए बिहार सरकार को आपके मुताबिक? सर इसके लिए हमें नदियों का जो तंत्र है उसे नदी जोड़ों के तहत ज्यादा यूज करना चाहिए, क्योंकि बिहार लैंड लॉक है तो इसकी सीमा तो समुद्र एरिया से जुटती लगती नहीं है। तो अगर हम ये जो गंगा नदी जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, तो अगर हम पश्चिम बंगाल में इसका एक ऑफिस बना दें, और अगर यहाँ जो गंगा, सबसे पहले तो जो बाढ़ की समस्या है सर, उससे अगर हम निदान पा लेते हैं तो ये होगा कि अगर हम वहाँ पश्चिम बंगाल में एक ऑफिस बना देते हैं और उसको फिर हम लोग समुद्री एरिया से वहां से जोड़ देते हैं, तो बिहार जो है वो बाकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ सकता है। अच्छा, आप मुझे बस एक लास्ट सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि अभी हाल ही में कल मुहर्रम थी और उसके पहले गणेश चतुर्थी का पर्व था। आप एज ए एसडीएम नियुक्त हैं और एक दिन पहले गणेश चतुर्थी है और एक दिन के बाद मुहर्रम है, और मुहर्रम का ताजिया हिंदू समुदाय के क्षेत्र से निकल रहा है और गणेश चतुर्थी का जो है विसर्जन मुस्लिम समुदाय के मोहल्ले से निकल रहा है। पहले भी सांप्रदायिक दंगे हुए हैं 1 साल पहले,
और आपको एज ए एसडीएम रूप में आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कानून व्यवस्था और बाकी आप मुझे महत्वपूर्ण स्टेप बताएं। ठीक सर, अगर मैं प्रशासनिक अधिकारी होती तो सबसे पहले तो वहाँ एक दिन पहले जो है तो उससे पूर्व मैं वहाँ के जो लीडरशिप है उनसे मैं मीटिंग करूँगी, जिसमें बुजुर्ग भी शामिल होंगे और यंगर से युवा और बुजुर्ग दोनों से मैं मीटिंग करूँगी। उसके बाद फिर आग्रह करूँगी कि वो लोग शांतिपूर्ण से अपने त्यौहार को मनाएं और इसके लिए कोई फसाद ना हो, इसके लिए मैं पहले से ही सूचना तंत्र देकर मतलब पुलिस को भी इन्फॉर्म करके रखूंगी और पुलिस फोर्स को भी तैनात रखूंगी और आग्रह करूंगी कि मैं आपकी कोई बात मान नहीं रहे। सर, कोशिश तो मेरी यही होगी कि शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपने सौहार्द भावना से फेस्टिवल को मना लें और अगर फिर भी नहीं मानेंगे तो फिर मैं लॉ एंड ऑर्डर का इस्तेमाल करूंगी। कैसे? क्या सबको आप जेल में बंद कर दीजिएगा? नहीं। फिर कैसे बदल जाइएगा कर? मुझे 4-5 पॉइंट बताया कदम कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। सर, सबसे पहले तो मैं वहाँ खुद प्रेजेंट रहूंगी और उनसे आग्रह करूंगी। अगर वो फिर भी नहीं मानेंगे तो उनके जो प्रतिनिधि थे मैं उनसे बात करूंगी, उन्हें समझाने और कन्विंस करने की कोशिश करूंगी। ऐसा नहीं है सर कि अगर 100 की भीड़ है तो 10 मतलब उसमें सारे ना समझ होंगे, कुछ लोग जो होंगे वो तो समझदार होंगे, 10 होंगे। मैं उनका सपोर्ट लूंगी और उनसे आग्रह करूंगी कि आप बाकी लोग को समझाएं और अगर फिर भी दिक्कत आती है सर तो फिर तो लॉ एंड ऑर्डर का रूल फॉलो किया जाएगा और कुछ ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी पुलिस बल का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, गुड। अच्छा, तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे? सीसीटीवी कैमरा ये? जी सर, हाँ, मैं टेक्नोलॉजी का यूज करूंगी सर। ये तो पूर्व में ही तैयारी करना पड़ जाएगा क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लगाने पड़ेंगे और सूचना तंत्र को मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है? सर, मेरी हॉबी सिंगिंग है सर। अच्छा, गाती हैं आप? जी सर। अच्छा, किस प्रकार के गाने गाती हैं? क्लासिकल गाती हैं, सेमी क्लासिकल गाती हैं या फिल्मी गाने गाती हैं? नहीं सर, मैं 60-70 के दशक के ओल्ड सॉन्ग गाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। अच्छा, तो आपके पसंदीदा जो हैं वो गायिका कौन है, गायक कौन है? सर, मेरे पसंदीदा तो लता मंगेशकर है। लता मंगेशकर जी हैं। तो हम लोग को बोर्ड भी बहुत तनाव में है और आप भी तनावग्रस्त हैं, तो हमारे तनाव को कम करते हुए 2 लाइन आप सुना दीजिए। ओके सर। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। किस फिल्म का है ये गाना? सर, अनपढ़। अनपढ़। कौन थी नायिका इसकी? माला सिन्हा। वेरी गुड। चलिए, अच्छा रहा आपका ये सबल पक्ष है। अगर बोर्ड ने पूछा तो इसी प्रकार गा दीजिएगा, अच्छे अंक मिलेंगे, बोर्ड भी खुश हो जाएगा। गुड।